माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ देख रहे हैं ब्रिज कोर्स बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 देखा था। जो बच्चे 11th में जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसे टॉपिक आज लूंगा जो एक फाउंडेशन बिल्ड करेगा आपका केमिस्ट्री का। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जैसे मैंने आपको कल स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया कि न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को शेल्स में भरा जाएगा। शेल्स को, ये जो शेल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। ठीक है, शेल्स को क्या बोला जाता है? एनर्जी लेवल। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, लेकिन शेल के अंदर और अंदर घुस के देखोगे तो आपको सब शेल्स मिलेंगे। सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स मिलेंगी। बहुत कुछ है जो आप 11th में समझने वाले हो, नया नया सीखने वाले हो, दिमाग आपका घूमने वाला है। तो एक सब शेल्स क्या होते हैं, ऑफ बो प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल किया जाता है, सबसे पहले आज वो देखने वाले हैं। थोड़ा जरूरी टॉपिक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो तो मुझे बेसिक बताओ। न्यूक्लियस है, प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे शेल में। पहला शेल क्या है आपका? के शेल। के शेल का एन मतलब क्या? ये जो एन है इसका क्या मतलब है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। के शेल का एन क्या होता है? 1 होता है। बेसिकली शेल का जो नंबर है, पहला शेल n इज इक्वल टू 1। ऐसे सिंपल आप इसको समझ सकते हो। फिर दूसरा आ गया एल शेल, n इज इक्वल टू 2। तीसरा आ गया एम शेल, n इज इक्वल टू 3। एंड चौथा आ गया एन शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रहेगा? 4 रहेगा। n इज इक्वल टू 4। ये आपके मेन शेल हो गए। मुझे बताओ इनकी कैपेसिटी आपको याद है? जो फॉर्मूला है 2n², इस फॉर्मूला को यूज करके कैपेसिटी निकाल सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर भरे जाते हैं? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दूसरे में 8 जाते हैं, तीसरे में 18, चौथे में 32। ये हमने पढ़ा हुआ है शेल्स की कैपेसिटी 2n² फॉर्मूला से। अब मुझे बताओ शेल के अंदर क्या होता है? ईच शेल इज डिवाइडेड इनटू सब शेल्स। शेल के अंदर होंगे सब शेल। आइए समझते हैं। थोड़ा आपको नया सीखने मिलेगा, समझने मिलेगा। मेरे साथ साथ चलना, आराम आराम से बताऊंगा, कोई घाई नहीं है। 4 प्रकार के सबशेल होते हैं। पहला होता है एस सबशेल। उसकी कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। एस सबशेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। फिर आता है पी सबशेल, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। फिर आता है डी सबशेल, इसमें 10 जाते हैं। फिर आता है एफ सबशेल, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। सिंपल आपको याद रखना है, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। 2 6 10 14, 2 6 10 14, एस पी डी एफ। ठीक है, सबशेल समझ में आ गए? 4 सबशेल हैं, एस पी डी एफ, 2 6 10 14। कैपेसिटीज मैंने बता दी। अब कौन से शेल में कितने सबशेल प्रेजेंट हैं ये आप समझ लो। हाउ द सबशेल्स आर अरेंज्ड इन द शेल्स। पहला जो शेल है आपका के शेल। मुझे बताओ के शेल की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन की है। के शेल के अंदर सिर्फ एस सबशेल होता है, उसको मैं बोलूंगा 1s। 1 क्यों लगा रहा हूं? बिकॉज पहला शेल है तो पहले शेल का सबशेल उसको मैं 1s लिखूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 1s की कैपेसिटी कितनी? s की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन की है। तो के शेल के अंदर 1s सबशेल होता है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। सिंपल बता रहा हूं, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। फिर एल शेल कैपेसिटी कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन की है। ठीक है, इसमें 2 सबशेल आएंगे, 2s 2p। 2 क्यों लगाया? सेकेंड शेल का सबशेल है इसलिए 2 लगा रहा हूं। 2s 2p, ये 2 सबशेल यहां पे रहेंगे। मुझे बताओ s की कैपेसिटी क्या होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो कुल मिला के 8 हो गए। 2 + 6 8। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? 2s में 2 जाते हैं, 2p में 6 जाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है। m शेल की कैपेसिटी कितनी है? 18 इलेक्ट्रॉन की है। इसके अंदर कौन से सबशेल आएंगे? 3 आएंगे, 3s 3p 3d। 3 क्यों लगा रहा हूं? तीसरे शेल का है इसलिए 3 लगा रहा हूं। 3s 3p 3d। s का कैपेसिटी 2 का होता है, p का 6 का होता है, d का 10 का होता है। 2 + 6 + 10 कितने हो गए? 18 हो गए। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं सब शेल के अंदर। 3s में 2, 3p में 6, 3d में 10 हो गए 18। n शेल कैपेसिटी कितनी है? 32 इलेक्ट्रॉन की है। इसके अंदर कौन से सबशेल आएंगे? 4 आएंगे, चारों आ जाएंगे। 4s 4p 4d 4f। 2 6 10 14 कितने हो गए? 32। तो जो 32 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम कैपेसिटी 32 इलेक्ट्रॉन, वो डिस्ट्रीब्यूट ऐसे होंगे 2 6 10 14, 4s 4p 4d 4f।
कोई भी दिक्कत वाली बात है? हमेशा याद रखना, पहले शेल में एक ही सब शेल है, दूसरे शेल में 2 हैं, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करेंगे? यहां पर आता है ऑफ बो प्रिंसिपल। ऑफ बो प्रिंसिपल हमें क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स को हम पहले कौन से सबशेल में डालेंगे, फिर किस में डालेंगे, फिर किस में डालेंगे। सारे सबशेल्स की एनर्जी सेम नहीं है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाता है? लोअर एनर्जी सबशेल में जाएगा, उसके बाद वो धीरे धीरे हायर एनर्जी के अंदर भरता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है, पहले किसको भरे बाद में किसको भरे, ये सीक्वेंस हमें ऑफ बो प्रिंसिपल से समझ में आता है। ऑफ बो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इट इज अ जर्मन वर्ड। इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मतलब हम कैसे धीरे धीरे पूरे एटम को बिल्ड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से भर रहे हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ये हमें ऑफ बो प्रिंसिपल से समझ में आता है। आइए समझते हैं। मैंने क्या किया, मैंने 1s लिखा, मैंने लिखा 2s 2p, मैंने लिखा 3s 3p 3d, मैंने लिखा 4s 4p 4d 4f, मैंने लिखा 5s 5p 5d 5f। 5f के आगे नहीं होता, f तक ही होता है। ठीक है, 6s 6p 6d, 6f भी लिख सकते हो लेकिन 6f भरने वाला नहीं है, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे नहीं। 7s 7p, इतना ही लिखने की जरूरत है। अब मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, सबसे जरूरी बात। इतना आपने लिख दिया 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f, ये सब आपने लिख लिया। अब आपने बनाने हैं डायगोनल एरोस। तो आपने एक एरो यहां पे बनाया, इसका मतलब है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे? सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी है? 1s की है। सबसे लोएस्ट एनर्जी 1s की होती है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाएगा? 1s में जाएगा। ठीक है, फिर कहां जाएगा? फिर वो 2s में जाएगा। ठीक है, 1s के बाद आता है 2s, 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा होती है। फिर कहां जाएगा? फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा। 2p में गया, फिर 3s में गया। यहां तक बात समझ रही है? जैसे जैसे डायगोनल एरो बना रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 3s के बाद कहां जाएगा? 3p में जाएगा, लेकिन 3p के बाद वो 3d में नहीं जा रहा है, 3p के बाद 4s में जा रहा है। 3p उसके बाद 4s, अब कहां जाएगा? अब एक और डायगोनल बनाओ 3d, 3d के बाद वो 4p में जा रहा है, 4p के बाद वो 5s में जा रहा है। समझ रही है बात? जिस ऑर्बिटल की जितनी एनर्जी है उसके हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। लोएस्ट एनर्जी वाला पहले भरेगा, हायर एनर्जी वाला बाद में भरेगा। तो यहां पे जो सीक्वेंस लिख रहा हूं, दिस इज लो एनर्जी से लेके हाई एनर्जी तक की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मुझे बताओ 4s के बाद कौन आया? 3d, 3d के बाद कौन आया? 4p, 4p के बाद कौन आ रहा है? 5s, 5s के बाद कौन आएगा अभी मेरे को बताओ? 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 4d 5p। मुद्दा समझा क्या आपको? कि ये जो सीक्वेंस आपको बता रहा हूं, इस सीक्वेंस से हमें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, कोई भी डिफिकल्ट बात नहीं है। चलो इसके बाद 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p, ये सीक्वेंस रहेगा अपना इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का। लोअर एनर्जी से लेके हायर एनर्जी तक की मैंने बात की। तो सबसे लो एनर्जी किसका था? 1s का था। सबसे हाई एनर्जी किसका है? 7p का है। यहां पर सबसे हाईएस्ट एनर्जी कहां होती है? 7p में होती है। सबसे लोएस्ट कहां होती है? 1s में होती है। पूरा सीक्वेंस आपको समझ गया कैसे इलेक्ट्रॉन्स को एक एक करके फिल किया जाएगा? अब देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। मुझे बताओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। मुझे बताओ पहले शेल में 1s आएगा, तो मैं यहां लिखता हूं 1s, 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं ऐसे लिखूंगा 1s2। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लिख दिए। अच्छा, फिर मुझे बताओ एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 2s, 2s के अंदर कितने जाते हैं? 2 जाते हैं ना, s की कैपेसिटी 2 की होती है, 1s2 2s2। अब मुझे बताओ 2p, 2p में कितने जाएंगे? अभी कितने बचे? 2 ही बचे ना। 2p की कैपेसिटी 6 की होती है, लेकिन यहां पर अपने पास बचे कितने? 2 ही बचे ना। अरे एक बात बताओ, देखो सिंपल बात बताओ, कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 6 हो गया ना। तो ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p2, बस इतना ही है। कोई दिक्कत है? चलो मुझे बताओ सोडियम का क्या होएगा? 2,8,1 ऐसा है ना, KLM।
2,8,1। तो 1s में कितना गया? 2 गया। फिर अभी एल शेल की बात करूं, सेकेंड शेल, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन गया, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन गया, हो गया। सेकेंड शेल भर गया, 2s2 2p6। फिर थर्ड शेल की बात करूंगा तो 3s में कितना जाएगा? एक ही है ना, एक ही बचा है, 3s इनकम्प्लीट है, 3s1। नहीं समझ में आई बात? 11 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 4 10 11, ऐसा हिसाब बन रहा है। ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर क्लोरीन की बात करता हूं, चलो। ये क्या है? 2,8,7 है, 17 इलेक्ट्रॉन है। तो 1s में कितना गया? 2 गया। 2s में कितना गया? 2 गया। 2p में कितना गया? 6 गया। ठीक है, अब मुझे बताओ 3s में तो 2 जाएगा, फिर 3p में कितना जाएगा? 3p की कैपेसिटी कितनी होती है? 6 की होती है, लेकिन यहां पे एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहां पे 3p 5 हो जाएगा। ये मुझे बताओ 17 हो गए इलेक्ट्रॉन, काउंट कर लो चाहिए तो। कितने थे टोटल? 17 इलेक्ट्रॉन थे। 2 4 10 12 17 हो गया। तो ये हो गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर स्कैंडियम की बात करेंगे, चलो अभी मजा आएगा, थोड़ा अलग अलग बताता हूं। स्कैंडियम का सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो वो कैसा रहेगा? 2,8,9,2 ऐसा रहेगा, सिंपल वाला। तो इसको हम हमारे फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? 21 इलेक्ट्रॉन से। चलो मुझे बताओ, 1s2 रहेगा, 2s2 रहेगा, 2p6 रहेगा, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। चलो फिर 3s2 रहेगा, 3p6 रहेगा। 3p के बाद क्या आएगा पता है आपको? मुझे बताओ, यहां पे देखो, ऊपर ऊपर देख के बताओ, यहां देख के बताओ। 3p के बाद क्या आता है? 3d आता है? नहीं, 3p के बाद 4s आएगा ना। तो अब मैं यहां क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 4s2 भर गया। इसके बाद मैं 4s के बाद कहां जाऊंगा? 4s के बाद आएगा 3d। तो अब मैं d भरूंगा। कितना बचा है पता है? 3d में सिर्फ एक जाएगा, बिकॉज एक ही बचा है। तो ये हिसाब हो रहा है आपका। और आपको एक और सिंपल बात बताऊं तो ये जो 9 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल का 9 इलेक्ट्रॉन वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? 3s में 2 गया है, 3p में 6 गया है, और 3d में 1 गया है, तब जाके 9 इलेक्ट्रॉन हुआ है, इस तरह से। लेकिन पहले 4s2 भरता है, बाद में 3d1 भरेगा। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, ऑफ बो प्रिंसिपल फॉलो करना है इलेक्ट्रॉन्स को भरते वक्त। अब यहां पर आपका होमवर्क क्या रहेगा? आपका होमवर्क क्या रहेगा? 1 से लेके 20 एलिमेंट, 1 से लेके 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस फॉर्म में लिखोगे, सब शेल्स के फॉर्म में, 1s 2s 3s 1 to 20। कहां से लेके? हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक की बात कर रहा हूं। उसमें मैंने आपको कार्बन सोडियम क्लोरीन बताया, बाकी आपने लिखना है। थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, एक पेज लो, नोटबुक लो, पेपर लो, पेन लो, जो भी है लिखो, मजा आएगा, फील आएगा आपको, थोड़ा नया सीखोगे आप। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। 1 to 20 एलिमेंट्स का सब शेल्स के हिसाब से ऑफ बो प्रिंसिपल यूज करके बनाओ। ओके, चलो फिर हमारा जो बैच है बहुत ही जल्द रेगुलर लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं। उड़ान 3.0 बैच में MHTCT की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी। अब यहाँ पर जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी जल्दी कर लें, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। लाइव क्लासेस आपको हर एंड ईच एंड एवरी टॉपिक पे मिलते हैं, सिलेबस कंप्लीट हो, ऑब्वियसली हम पढ़ा रहे हैं, सिलेबस थोड़ी आधा थोड़ी छोड़ेंगे। मोबाइल PC टैबलेट हर जगह पे एक्सेस मिलती है, रिकॉर्डिंग मिलेगी, कोई भी लेक्चर मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। डाउट क्लियरिंग सेशन हमारा जो है वो जूम पे किया जाएगा। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जूम के ऊपर सेशन रहेगा। लाइव रिवीजन जूम पे रहेगा एग्जाम के पहले। ठीक है, एग्जाम आपकी जो भी है उसके पहले एक बार डाउट क्लियरिंग रहेगा, रिवीजन रहेगा जूम के ऊपर। ठीक है, बात आपस में बातचीत करके हम डिस्कस कर सकते हैं। मेंटरशिप मैं हूं, शुभम सर हैं, और भी हमारे जो टीचर है वो आपके लिए हमेशा तत्पर हैं, आपके लिए अवेलेबल हैं। आप कॉल पे भी बात कर सकते हो हमसे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं पढ़ने में वो आप हमसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो। टेस्ट सीरीज 2 प्रकार की रहेगी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो MCQs रहेंगे, ऐप के ऊपर आपको मिलेंगे। सब्जेक्टिव टेस्ट आप लिख के दोगे PDF, उसको हम चेक करके भी आपको वापस देंगे। ठीक है, चलिए जो टीचर्स हैं, शुभम सर फिजिक्स, मैं बायो, मारिया मैम केमिस्ट्री, योगेश सर मैथमेटिक्स, खुशी मैम बायोलॉजी। ठीक है, तो ये आपके मेन टीचर्स हैं जो आपको 11th में पढ़ाने वाले हैं, PCMB।
ज्वाइन कैसे करेंगे? जो ऐप है इजी लर्निंग, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहां पे आपको लाइव कोर्सेज का ये सेक्शन दिखाई दे रहा है, उसके अंदर आपको उड़ान 3.0 का सेक्शन दिखेगा, उसके अंदर बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, उसके अंदर आपको पे ऑनलाइन या फिर स्कैन क्यूआर, डायरेक्टली ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं या फिर क्यूआर को भी स्कैन करके दूसरे फोन से आप पेमेंट कर सकते हैं। किसी का भी फोन है, भाई का, बहन का, पापा का, जो भी आपके एल्डर्स हैं उनके फोन से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर भी दिक्कत आ रही है, इस क्यूआर पे स्कैन करके पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजा जा सकता है, या फिर ये 2 नंबर हैं, इनके ऊपर आप कॉल करके आपकी जो कुछ भी प्रॉब्लम है, इंक्वायरी है, यहां पर भी डिस्कस करके आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं थोड़े दूसरे टॉपिक्स पे। सबशेल आपको समझ में आ गए किस तरह इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाएगा, क्या कहानी रहेगी? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अब देखो, ये मास नंबर हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द एटम्स न्यूक्लियस। यहां पर मुझे बताओ, पहले तो ये किसका एटम है? किसका एटम दिख रहा है? ये हीलियम का एटम है, हीलियम, ठीक है। इसका मास नंबर क्या होएगा? 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो इसका मास नंबर क्या हो जाता है? 4, ठीक है। मास नंबर हो जाता है 4। तो बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इसको हम क्या बोलते हैं? मास नंबर, ठीक है। ये अलग चीज है, मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर होता है, उसका कोई यूनिट नहीं है, इट इज जस्ट अ नंबर, यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है, मास नंबर। अब मैं बात करूंगा एटॉमिक मास की। अलग कंसेप्ट है, मजा आएगा सुनने में, पढ़ने में मजा आएगा, ध्यान से सुनना। एटॉमिक मास ऑब्वियसली इट इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, है ना। एक एटम का वजन आप कौन से तराजू में निकालोगे? एक एटम को रखोगे, उसके सामने क्या रखोगे? कैसे मेजर करोगे? एक एटम का मास कैसे मेजर कर सकते हैं? इट इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड इट इज नॉट इजी टू मेजर। तो हमने क्या किया, साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, मास ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड रिलेटिव टू द मास ऑफ कार्बन 12 एटम एज द स्टैंडर्ड एंड दिस हैज बीन अग्रीड अपॉन इन 1961 बाय IUPAC। IUPAC क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये सेंटेंस शायद यहां पर आपको समझ में ना आए, कोई बात नहीं, कहानी सुनो। मैं फ्रूट लेने गया, ठीक है, एक बार कहानी सुनो, बड़ी मजेदार कहानी। फ्रूट लेने गया, लेकिन उसके पास वजन काटा, तराजू था, लेकिन उसके पास वो वजन नहीं था। 1 किलो, 1.5 किलो, 1.5 किलो का नहीं आता है, 100 ग्राम का आता है, 50 ग्राम का आता है, 500 ग्राम का आता है, 1 किलो, 2 किलो, है ना। ऐसे छोटे छोटे वजन होते हैं, वेट्स होते हैं, वो उसके पास नहीं थे, ठीक है। तो फिर वो कैसे करेगा? अगर मेरे को एप्पल लेना है, मेरे को पपाया लेना है, तो वो उसका मेजरमेंट कैसे करेगा, हिसाब कैसे लगाएगा? बराबर है, वजन नहीं था उसके पास। तो उसने एक तरबूज लिया, तरबूज को बोला कि ये जो तरबूज है इसके अंदर 12 फ्रूट मास यूनिट हैं। ये जो एक तरबूज है इसको उसने बोला 12 फ्रूट मास यूनिट, ऐसा फिक्स कर दिया, 12 फ्रूट मास यूनिट। फ्रूट मास यूनिट को मैं FMU लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं शॉर्ट में, 12 FMU। तो हमने क्या किया, तरबूज के 12 टुकड़े किए एंड उसका एक टुकड़ा 1 FMU के बराबर होगा। पूरा तरबूज 12 था, तो एक टुकड़ा क्या रहेगा? 1 FMU। चलो बहुत बढ़िया, 1 FMU डिफाइन हो गया कि व्हाट इज 1 FMU? इट इज 1/12 ऑफ द वाटरमेलन, 1/12 ऑफ द वाटरमेलन, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, बराबर है। 1 FMU समझ में आ गया। अब देखो, अब मैंने मान लो 1 FMU की प्राइस कितनी है? 10 रुपया, 10 रुपए का प्राइस है 1 FMU का। एक एप्पल रखा, उसके सामने एक टुकड़ा रखा, दोनों इक्वल हो गए। तो एप्पल का जो मास था वो मैंने रिलेट किया किसके साथ? तरबूज के टुकड़े के साथ। इसको मैंने क्या बोला? रिलेटिव मास। दो चीजों को आपस में कंपेयर करके, रिलेट करके मैं मास निकाल रहा हूं, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मास, ठीक है। तो यहां पे क्या मिला? एक एप्पल किसके बराबर था? 1 FMU के बराबर था, मतलब ये मेरे को 10 रुपए का पड़ा, बरोबर बात है। चलो फिर पपाया लिया, पपाया के सामने 2 टुकड़े आए, पपाया और तरबूज का 2 टुकड़ा, तो पपाया का रिलेटिव मास क्या हुआ? 2 FMU। तो ये मेरे को 20 रुपए का पड़ेगा, 20 रुपीज,
सिंपल बता रहा हूं, ठीक है। अब मैंने यहां पे रखा खरबूजा, मस्क मेलन, उसके सामने 4 टुकड़े आए, तो खरबूजा कितने FMU का हो गया? 4 FMU का हो गया, तो ये मेरे को 40 रुपए का पड़ेगा, 40 रुपीज। फिर मैंने रखा पाइनएप्पल, पाइनएप्पल के सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े आए, तो पाइनएप्पल हो गया 8 FMU, तो ये 80 रुपए का पड़ रहा है, 80 रुपीज। सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात है? हमने पहले क्या किया, 1 FMU डिफाइन किया एंड बाद में उसको हमने कंपेयर किया अलग अलग फ्रूट के साथ। तो हमने एक फ्रूट मास यूनिट में हमने अलग अलग फ्रूट्स का मास निकाला, एप्पल कितना है 1 FMU होता है, पपाया 2 FMU है, मस्क मेलन 4 है, पाइनएप्पल 8 है, ऐसे। तो उसी तरह से साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, उन्होंने कार्बन 12 एटम लिया। कार्बन 12 एटम मतलब क्या, जिसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, इसको हम कार्बन 12 एटम बोलते हैं, बराबर। कार्बन 12 एटम को साइंटिस्ट लोग ने स्टैंडर्ड कंसिडर किया, स्टैंडर्ड, एंड उन्होंने क्या बोला, इसका जो मास है वो 12 एटमिक मास यूनिट के बराबर है। कार्बन 12, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, उसका जो मास है वो कितना है, 12 एटमिक मास यूनिट के बराबर है, ऐसा बोल दिया स्टैंडर्ड कंसिडर करके, ठीक है, फिक्स किया। C12 का जो मास है वो फिक्स हो गया, 12 एटमिक मास यूनिट, इसको आप AMU बोल सकते हो, बराबर है। तो अब मुझे बताओ, इस कार्बन के अगर मैं 12 टुकड़े करूं, उसी एक कार्बन एटम के 12 टुकड़े किए मैंने, तो वो जो एक टुकड़ा है वो क्या है, 1 AMU के बराबर है। बात सिंपल है, जस्ट लाइक अ वाटरमेलन, वाटरमेलन के 12 टुकड़े किए, कार्बन के एटम के भी 12 टुकड़े किए, एक टुकड़ा 1 AMU के बराबर है। तो मुझे बताओ, हाउ इज 1 AMU डिफाइंड? 1 AMU मतलब क्या, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का 1/12 पार्ट, ऐसा लिख सकता हूं, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। ये हो गया आपका 1 एटमिक मास यूनिट का बेसिक डेफिनेशन। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब सुनो, AMU को बाद में इन्होंने सिर्फ U बोला। U मतलब क्या, यूनिफाइड मास। पहले उसको एटमिक मास यूनिट बोलते थे, बाद में उसको U बोलने लगे, यूनिफाइड मास। एंड U का एक और नाम है, इसको डाल्टन भी बोला जाता है, डाल्टन ने पहली थियरी दी थी, एटमिक थियरी ऑफ डाल्टन्स एटमिक थियरी, तो उनके रेस्पेक्ट में यूनिफाइड मास जो है उसको डाल्टन बोला जाता है। कोई फर्क नहीं है, सिंपल बताता हूं, AMU इज नथिंग बट U इज नथिंग बट डाल्टन, सारी चीजें सेम है। बात क्लियर है? ये लोग को बस नया नया कुछ तो लाने का रहता है ना, तो नाम वाम चेंज कर देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, बाकी कुछ नहीं, सेम चीज है, ठीक है। तो पहले उसको एटमिक मास यूनिट बोलते थे, बाद में उसको यूनिफाइड मास बोलने लगे एंड उसको एक और नाम दे दिया, डाल्टन। चलो, तो ये आपका 1 डाल्टन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, एक टुकड़ा 1 डाल्टन है। चलो, तो अब मैंने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का एटम लिया, तो किसके बराबर था हाइड्रोजन का एटम? 1 डाल्टन के बराबर था, इस तरह से। तो हाइड्रोजन का रिलेटिव एटमिक मास कितना आया? 1 डाल्टन, ठीक है। फिर मतलब हाइड्रोजन किसके बराबर है? 1/12 ऑफ C12 एटम के बराबर है। एक हाइड्रोजन का एटम 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम के बराबर है। ये आपको समझ में आई बात? रिलेटिव एटमिक मास निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? रिलेटिव एटमिक मास। चलो, फिर मैंने यहां पे हीलियम लिया, हीलियम किसके बराबर था? 4 एटमिक मास यूनिट या फिर 4 डाल्टन के बराबर है। फिर मैंने क्या लिया? फिर मैंने ले लिया लिथियम। लिथियम कितने टुकड़े आ गए? 1 2 3 4 5 6 7, तो लिथियम 7 डाल्टन के बराबर हो गया। फिर नाइट्रोजन को देख रहे हैं, तो नाइट्रोजन कितने हो गए बाबा? बहुत सारे हो गए ना, 14। नाइट्रोजन 14U, 14 डाल्टन के बराबर है। यहां तक बात समझ में आई आपको? तो इसे क्या कहते हैं? रिलेटिव एटमिक मास कहते हैं। चलिए, कंसेप्ट क्लियर है? अब यहां पे मैं आपको आइसोटोप, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। A number of atoms of some elements have been identified which have the same atomic number but different mass number. Atomic number सेम रहता है, मास नंबर अलग होता है। मतलब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। आपको देखो यहां पे दिख रहा है, एक होता है प्रोटियम, उसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन।
तो उसका एटॉमिक मास भी कितना हो गया, 1 हो गया, सिंपल। फिर एक होता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम के अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक मास बेसिकली कितना हो गया, 2 हो गया। इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। देखो ना यहां पे लिखा है, यहां पे लिखा है ना 1 2 3। फिर एक और होता है ट्रिटियम, उसके अंदर प्रोटॉन तो एक ही है लेकिन 2 न्यूट्रॉन है। तो मुझे बताओ तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, मुझे बताओ तीनों के अंदर एक ही प्रोटॉन है, कहां लिखूं, तीनों के अंदर एक प्रोटॉन है, इसका क्या मतलब हुआ, सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है लेकिन मास नंबर तीनों का अलग है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप। वैसे ही कार्बन के भी 3 आइसोटोप आइडेंटिफाई हुए हैं। एक कार्बन 12 होता है, मुझे सिंपल बताओ, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो इसका मास नंबर कितना है, 12 है। 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, मास नंबर 13 है। 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, मास नंबर 14 है। एटॉमिक नंबर सेम है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, वो चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन मास नंबर 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। न्यूट्रॉन्स का नंबर चेंज होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। तो यहां पे एक और कंसेप्ट आता है जिसको एवरेज एटॉमिक मास बोला जाता है, एंड यहां पर हम आइसोटोप्स के मास को भी कंसिडर करेंगे। द एवरेज atomic mass of an element is the average atomic masses of its isotopes। isotopes को भी कंसिडर करके हम जब मास निकालते हैं उसको एवरेज एटॉमिक मास बोला जाता है। तो 3 प्रकार के मास आपको मैंने बताया। एक मास नंबर हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं, मास नंबर। फिर हमने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला, 1/12 ऑफ कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम, उसके साथ हमने कंपेयर करके रिलेटिव मास निकाला, रिलेटिव एटॉमिक मास। एंड यहां पे हम क्या निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास, आइसोटोप्स को भी कंसिडर करके। कैसे निकाला जाता है आपको बताता हूं, देखो इंटरेस्टिंग है। मुझे बताओ कार्बन के 3 आइसोटोप है ना, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर कितना है, 6, मतलब इनके अंदर क्या है, 6 प्रोटॉन है। प्रोटॉन का नंबर चेंज होता है क्या, नहीं होता है। यहां पर न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होता है। तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये 3 आइसोटोप हमारे पास हैं। कार्बन 12 का एटॉमिक मास डाल्टन में, ठीक है, कितना है, 12 है। कार्बन 13 का 13.00335, मतलब इट इज ऑलमोस्ट 13 ओनली। एंड कार्बन 14 का 14.00317, विच इज ऑल्सो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली, राउंड ऑफ कर दोगे 14 ही आएगा। 12, 13, 14 ये इनका एटॉमिक मास है इन डाल्टन, ठीक है। एक बात समझ के लो, यहां पे जो नंबर लिखा है ना 12, 13, 14, ये क्या बताता है, ये बताता है मास नंबर। मास नंबर मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहां पे जो 12, 13, 14 लिखा है वो क्या है, मास नंबर वाला है। फिर एटॉमिक मास जो होता है डाल्टन में जो निकाला जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास कंपेयर करके, वो 12, 13, 14 आ रहा है। 13.00335, 14.00317, थोड़ा सा होल नंबर नहीं है, थोड़ा सा यहां पे आपको डेसिमल में पॉइंट आ रहा है, ठीक है। कहानी समझ में आई। एंड इनका रिलेटिव एबंडेंस मतलब क्या, मतलब ये हमारे नेचर में कितना पाया जाता है। जो कार्बन 12 है वो 98.89% हमारे नेचर में है। कार्बन 13 कितना है, सिर्फ 1.108% है। एंड कार्बन 14 कितना है, 2 × 10⁻10%। मतलब कार्बन 14 रेडियो एक्टिव जो होता है, जिसको कार्बन डेटिंग में यूज किया जाता है, कार्बन 14 का जो परसेंटेज है वो तो बहुत कम है। कितना कम है, 0 के बाद डेसिमल, डेसिमल के बाद 10 डिजिट आएंगे, 10⁻⁻10 है ना, 10⁻⁻10, तो डेसिमल के बाद 10 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 2 लिखोगे यहां, परसेंट। इतना परसेंट कार्बन 14 आपके नेचर में नेचुरली प्रेजेंट है। तो इनका एबेंडेंस मतलब क्या, कितना अवेलेबल है आपके नेचर में, इसको क्या बोलते हैं, एबेंडेंस, ठीक है। तो इन तीनों के मास को कंसिडर करके, तीनों के एबेंडेंस को कंसिडर करके हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं कार्बन का। कैसे निकालते हैं आइए समझते हैं। तो सबसे पहले कार्बन 12 की बात करूं, उसका एटॉमिक मास कितना है, 12 डाल्टन, ठीक है, 12U इनटू उसका जो एबेंडेंस है 98.892%। परसेंटेज है ना, परसेंटेज कैसे होता है, 98.892 अपॉन 100, परसेंटेज को आप ऐसे लिखोगे।
तो 12u इंटू 98.892 अपॉन 100, ये कार्बन 12 का हो गया, प्लस ऐड करेंगे कार्बन 13 का कितना है बताओ, 13.00335 डाल्टन इंटू उसका जो एबेंडेंस है 1.108 अपॉन 100, परसेंटेज में ना तो अपॉन 100 लिखा है, प्लस कार्बन 14.00317 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -10 अपॉन 100। इसका जब आप कैलकुलेशन निकालोगे तब आपको मिल जाएगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है, तो यहां पे हम तीनों आइसोटोप को कंसिडर करके हिसाब निकालेंगे। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 12 इंटू 98.892, इसको ब्रैकेट में डाल दो सिंप्लीफिकेशन के लिए, प्लस 13 लिखूंगा, ठीक है, राउंड ऑफ कर दूंगा, इंटू 1.108 प्लस 14 इंटू 2 इंटू 10 पावर -10 अपॉन 100। ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, वो जो अपॉन 100 है वो मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन टर्म ले लिया एक। तो इसका जब आप आंसर निकालोगे आपको मिलेगा कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास आइसोटोप्स को कंसिडर करके। ठीक है, इन तीनों का ये क्या है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास। कार्बन 12 का 12 है, कार्बन 13 का 13.00335 है, कार्बन 14 का 14.00317 है, एंड तीनों के रिलेटिव एटॉमिक मास को कंसिडर करके हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स हैं उनके लिए हमें ये करना पड़ता है, एवरेज निकालना पड़ता है आइसोटोप्स को कंसिडर करके। इज दिस वेरी क्लियर? ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया आपको, 12.011 डाल्टन कार्बन का हो गया। तो पीरियोडिक टेबल जब आप देखते हो ना, पीरियोडिक टेबल, उसमें ये वैल्यू दी होती है। पीरियोडिक टेबल में जहां पे एटॉमिक मास लिखा होता है ना, वो ये एवरेज एटॉमिक मास होता है आइसोटोप्स के मास को कंसिडर करके, उनके अबंडेंस को कंसिडर करके। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल क्लोरीन का देता हूं आपको। अब क्लोरीन के मेरे पास दो आइसोटोप हैं, एक है क्लोरीन 35 जिसके अंदर 17 प्रोटॉन है। मुझे बताओ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17, मतलब इसके अंदर 17 प्रोटॉन है, प्रोटॉन का नंबर चेंज होता नहीं है। 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन, तो इसका क्या हो गया, 35 हो गया। फिर 17 प्रोटॉन है, 20 न्यूट्रॉन है, तो ये क्या हो गया, 37 हो गया। अब इनका जो एबेंडेंस है, क्लोरीन 35 75% मिलता है आपको नेचर में, नेचुरल, एंड क्लोरीन 37 25% मिलता है आपको नेचर में। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करें, करो ना कैलकुलेशन, चलो मुझे बताओ क्या करूंगा मैं, 35 इंटू 75 अपॉन 100, इसको पूरा एक टर्म डाल दो, प्लस 37 इंटू 25 अपॉन 100, करो कैलकुलेट। सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या मिलता है पता है, 35.5 डाल्टन। तो ये होता है क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास। तो हम जो 35.5 लिखते हैं, कैलकुलेशंस में भी लिखते हैं, पीरियोडिक टेबल में भी लिखते हैं, तो वो यहां से आता है आइसोटोप्स को कंसिडर करके। चलो आपके लिए होमवर्क क्या दे रहा हूं मैं, यहां पर नियॉन, नियॉन समझते हो, इनर्ट गैस है। नियॉन का एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर होता है 10, 2,8। इसको अगर मैं हमारा जो सबशेल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखूं तो क्या लिखूंगा, 1s2 2s2 2p6, इतना ही, 1s2 2s2 2p6, ये रहेगा आपका नियॉन। चलो नियॉन की 3 आइसोटोप हैं, 20 वाला जिसमें 10 प्रोटॉन रहेंगे और 10 न्यूट्रॉन रहेंगे, ठीक है, 21 वाला जिसमें 10 प्रोटॉन रहेंगे और 11 न्यूट्रॉन रहेंगे, एंड 22 वाला जिसमें 10 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो रहा है, प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होता है। तीनों का ये क्या है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन 1/12 ऑफ कार्बन 12, उसको साथ कंपेयर करके तराजू के साथ ये निकाला गया है। ठीक है, तो ये जो 20 21 22 लिखा है, ये क्या है, ये मास नंबर लिखा हुआ है, ये मास नंबर है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। फिर रिलेटिव एटॉमिक मास अलग आया थोड़ा, 19.99 20.99 21.99, ये हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास डाल्टन में। ठीक है, डाल्टन में। अब इसका एबंडेंस देख लो, 90.92% है,
0.26% है, 8.82% है, तो इसका कैलकुलेशन कैसा निकलेगा बताओ मेरे को। 19.9924 इंटू 90.92, ये आपका एक हो गया, प्लस दूसरा क्या है 20.9940 इंटू 0.26, प्लस तीसरा क्या है 21.9914 इंटू 8.82 अपॉन 100। तो ये हिसाब आपका होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट में डालना जब आप कैलकुलेट करोगे ना, जब आप लेक्चर देखोगे। आई होप सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। तो ये क्या निकलता है, ये एवरेज एटॉमिक मास निकलता है। सिंपल बात बताओ, एवरेज एटॉमिक मास कहां से निकल रहा है, रिलेटिव एटॉमिक मास से ही निकल रहा है। एंड हर एक एलिमेंट के आइसोटोप हो ये भी जरूरी नहीं है, जिसके आइसोटोप नहीं होते हैं उनका सिर्फ रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा जाता है, जिनके आइसोटोप होते हैं उनके लिए ये कैलकुलेशन करके एवरेज निकाला जाता है एंड फिर उसको लिखा जाता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास बहुत ज्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन एक क्लियर डिफरेंस आपको मैंने बता दिया। और यहाँ पे जो 20, 21 ये सब जो लिखा हुआ है ना, 20, 21, 22, ये सब क्या है, ये मास नंबर दिए हुए हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो तीनों चीजें क्लियर हुई, मास नंबर क्या है, फिर रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है और एवरेज एटॉमिक मास क्या है। तीनों चीजें अलग हैं, अलग मतलब कनेक्टेड है, सब कुछ कनेक्टेड है। ठीक है, बट आई होप पॉइंट इज क्लियर। चलो फिर आइसोबार्स की बात करूंगा। कौन सा बार, आइसोबार। अब यहां पर चलिए मुझे बताइए 18 प्रोटॉन, ये किसका एटम है 18? एटॉमिक नंबर 18 कौन होता है, आर्गन, आर्गन। उसमें 22 न्यूट्रॉन है, 22 न्यूट्रॉन 18 प्रोटॉन। तो मुझे बताओ इसका मास नंबर क्या हुआ, 18 प्लस 22 40। ये इसका क्या है, मास नंबर है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास नंबर क्या है, 40 है आर्गन का। वैसे ही ये कौन है बताओ, 20 प्रोटॉन, मतलब ये कौन है, कैल्शियम है, कैल्शियम 20 प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर 20। अब इसका मास नंबर क्या होएगा, 20 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है, तो इसका भी 40 हो गया मास नंबर। तो ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर अलग है, यहां पे लिख रहा हूं डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, इनको बोला जाता है आइसोबार। पढ़ो, एटम्स ऑफ, ओहो कहां चला गया, क्या लिखा है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर अलग है बट सेम मास नंबर, दे आर नोन एज आइसोबार्स। सिंपल एक छोटा सा डेफिनेशन, एक छोटा सा कंसेप्ट आपको यहां पे बता दिया, याद रखना। आइसोटोप अलग चीज है, आइसोबार अलग चीज है। ठीक है, चलिए फिर अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास। बहुत ही सिंपल चीज है, यहां से पूरा आपका कंसेप्ट एकदम सिंपल हो जाएगा। जो थोड़ी थोड़ी डिफिकल्ट बातें थी वो मैंने पहले कर ली, लेकिन वो भी आई होप पढ़ते पढ़ते आपको सिंपल लग रही होंगी। चलो, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटॉमिक मासेस हैं, जो भी एटम्स हैं, उनको ऐड कर दो तो आपको मॉलिक्यूलर मास मिलता है। ठीक है, चलो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, मुझे बताओ कार्बन का 12.011 है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए अपन उसको राउंड ऑफ करके 12 ही पकड़ते हैं, तो कार्बन का कितना है 12 एटॉमिक मास 12। ऑक्सीजन का कितना है 16। राउंड ऑफ करके बता रहा हूं, एग्जैक्ट 16 नहीं है, 16 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन राउंड ऑफ करके अपन 16 लिख रहे हैं। तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या निकलेगा मुझे बताओ, 12 प्लस O2 है ना, तो 16 इंटू 2 करूंगा मैं, तो 12 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना हो गया 44 डाल्टन। ठीक है, समझ रहे हो ना, 44 डाल्टन। डोंट वरी, होमवर्क भी दे दूंगा आपको 2-3। हाइड्रोजन का क्या है बाबा, हाइड्रोजन का 1 है। ऑक्सीजन का कितना है 16 है, तो H2O का क्या बनता है 1 इंटू 2 प्लस 16, 2 प्लस 16 18, 18 क्या डाल्टन। ठीक है, चलो फिर कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन का कितना है 1, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कितना आया था 35.5 राउंड ऑफ करके। ठीक है, 35.5। तो ये रहेगा आपका होमवर्क।
कैलकुलेट करना, C6H5Cl कैलकुलेट करना है इसको। H2SO4 में हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, सल्फर का कितना होता है, 32 होता है, एंड ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। ये भी आपका होमवर्क, कैलकुलेट करो। और भी कुछ कंपाउंड्स है, देखो कोई भी कंपाउंड आप उठाओ, आपने बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़े हैं ना, यहाँ पे अगर लिखने जाऊं मैं, लिख देता हूं कुछ, NaNO3, फिर CaSO4, PbCl2, NO2, HNO3, CaCO3, NH4Cl। करो प्रैक्टिस, बहुत सिंपल है, बस आपको एटॉमिक मासेस को ऐड करते जाना है। इसमें आपको थोड़े थोड़े एटॉमिक मासेस लर्न भी होने चाहिए। अब जैसे ये बेसिक है, कार्बन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, दीज आर बेसिक्स, तो इतने तो आपको याद होने चाहिए। कोशिश करना 1 to 20 का आपको याद हो, तो आपको इजी जाएगा आगे का काम, ठीक है। बिकॉज ज्यादातर ये जो कंपाउंड है ये सारे 1 to 20 के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक जो ये वाला पार्ट है पीबी, ये थोड़ा अलग है, बाकी सारे 1 to 20 के ऊपर बेस्ड है। तो 1 to 20 अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलें। फॉर्मूला मास क्या होता है? बाय द वे, अभी जो मैंने मॉलिक्यूलर मास निकाला, रुको इसको इरेज करता हूं, सेम चीज है, फॉर्मूला मास कुछ अलग नहीं है, सेम चीज है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो मॉलिक्यूलर मास है ये हम कोवैलेंट कंपाउंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं जहां पे कोवैलेंट बॉन्ड होता है। एंड फॉर्मूला मास कब निकाला जाता है? जब आप एक आयोनिक कंपाउंड की बात करते हो। बिकॉज आयोनिक कंपाउंड के अंदर क्या है पता है, मैं अगर NaCl की बात करूं तो एक NaCl एक सेपरेट मॉलिक्यूल नहीं है। NaCl में कैसा होता है, NaCl, 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 ऐसा पूरा एक क्रिस्टल बना हुआ रहता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसा एक पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पर हम सिर्फ एक Na और एक Cl को कंसिडर करते हैं, तो उसको हम एक फॉर्मूला मास बोलते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर आयोनिक कंपाउंड विच डू नॉट फॉर्म डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। NaCl का एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होता। फॉर एग्जांपल H2O का एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा, हाँ होगा। CH4 का एक सिंगल मॉलिक्यूल है, हाँ है। NH3 का एक सिंगल मॉलिक्यूल है, हाँ है। लेकिन जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनके अलग अलग सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होते। इट इज अ क्रिस्टल, क्रिस्टल में सारे एटम्स झुंड में होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक 3D स्ट्रक्चर होता है, यहां पे आपको दिखा दूंगा, मैं फोटो डाल देता हूं। आयोनिक कंपाउंड का क्या होता है, एक 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पर हम फॉर्मूला मास यूज करते हैं, ठीक है। चलो, तो 2 एग्जांपल यहां पे दिए मैंने आपको। Na का क्या होता है, 23 होता है। Cl का क्या होता है, 35.5। तो बताओ कितना हो गया, 23 प्लस 35.5, 58.5, 58.5। सिंपल। कैल्शियम का कितना रहेगा, 40, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। करना है तो कर लेते हैं, 40 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, 4 ऑक्सीजन है, तो कितना हो गया, एक तो यहां बन गया 72 प्लस 16 इंटू 4, 64, तो 136, 136 यू, ठीक है। ऐसे और भी एग्जांपल सब ले सकते हो, फर्क सिर्फ इतना है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन मॉलिक्यूलर मास आप कोवैलेंट कंपाउंड का बोलते हो, फॉर्मूला मास आप आयोनिक कंपाउंड के लिए बोलते हो, ठीक है। इतनी सी बात है, इतना ही डिफरेंस है। चलो फिर एक लास्ट टॉपिक पे आते हैं आज के लिए, मोल कंसेप्ट। यहां पे मैंने बस मस्ती के लिए, ये जो एनिमल है ना इसका नाम भी मोल है, इसको भी मोल बोला जाता है, जमीन में खड्डा करके रहता है, ऐसे मस्ती के लिए फोटो डाल दिया। लेकिन ये मोल कंसेप्ट इस एनिमल से रिलेटेड नहीं है, अलग कंसेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल सा कंसेप्ट है। यहां पे आपको बता देता हूं। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आएगा समझ में, 1 मिनट पानी पीने दो मेरे को, गला सूख रहा है, समझ में आ जाएगा। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का इज इक्वल टू एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास टेकन इन ग्राम्स।
नहीं समझा? सुनो एग्जांपल। ऑल्सो 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर आयोन्स भी हो सकते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आया? मुझे एक हाइड्रोजन एटम लेते हैं, चलो मुझे बताओ ये हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना है? 1 डाल्टन है, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास क्या है? 1 डाल्टन। तो इसका 1 मोल कितना रहेगा? हाइड्रोजन का एटम का 1 मोल कितना रहेगा? 1 ग्राम। मतलब क्या? ये जो एटॉमिक मास था उसको मैंने ग्राम्स में लिया, उसको मैंने क्या किया? ग्राम में लिया। एटॉमिक मास वाज 1 डाल्टन। तो मैं जब 1 ग्राम हाइड्रोजन लेता हूं, 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम लेता हूं, तो उसको मैं क्या बोलता हूं? 1 मोल बोलता हूं। सिंपल बता रहा हूं, मैंने 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम लिया तो उसको मैंने क्या बोला? 1 मोल। एंड 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब 1 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। नहीं समझा? मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन जब मैं लेता हूं, 1 ग्राम हाइड्रोजन, उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और भी एग्जांपल्स दूंगा तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। आप चाहो उतने एग्जांपल हम ले लेंगे, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। एक और चीज बताता हूं, ये जो नंबर है ना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसको बोला जाता है एवोगाड्रोस कांस्टेंट। एवोगाड्रोस कांस्टेंट, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, उनके रेस्पेक्ट में ये उनके नाम के ऊपर रखा गया है, एवोगाड्रोस कांस्टेंट, ठीक है। एक और एग्जांपल, मान लो मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 2 डाल्टन, बिकॉज 2 हाइड्रोजन है। एक मॉलिक्यूल, यहां पे क्या मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा हूं मैं, एटॉमिक नहीं, मॉलिक्यूलर मास। इसके पहले मैंने क्या लिया था? हाइड्रोजन एटम की बात की। यहां पर मैं मॉलिक्यूल ले रहा हूं तो मैं मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा हूं, 2 डाल्टन, ठीक है। H2, तो 1 मोल क्या रहेगा? 1 मोल विल बी 2 ग्राम। जब मैं मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना है? 2 ग्राम्स। एंड वो 2 ग्राम के अंदर कितना एटम रहेगा? सॉरी, कितना मॉलिक्यूल रहेगा? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 2 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे? ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। यहां पर जब मैंने पार्टिकल लिखा है ना, इसका मतलब क्या? एटम भी हो सकता है। अगर मैं किसी एलिमेंट की बात करूं तो एटम हो सकता है, या फिर किसी कंपाउंड की बात करूं तो मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर किसी आयन की बात करूं तो आयन्स भी हो सकते हैं, इसलिए यहां पे पार्टिकल्स लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल कितना है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। कोई दिक्कत आई? और एग्जांपल लेते हैं, चलो। ऑक्सीजन की बात करें, O2। मुझे एक बात बताओ, O2 ले रहा हूं, ठीक है, मॉलिक्यूल ले रहा हूं, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? O2 का 32 है ना, 32 डाल्टन। तो उसको जब मैं ग्राम्स में लेता हूं, 32 ग्राम्स, 32 ग्राम क्या होता है? 1 मोल होता है। एंड वो 32 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे ऑक्सीजन के? O2 कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। वाटर की बात करो, मुझे बताओ वाटर का क्या है? 18 डाल्टन। मॉलिक्यूलर मास क्या है? 18। तो उसको जब मैं ग्राम लूं, 18 ग्राम, उसको मैं क्या बोलूंगा? 1 मोल बोलूंगा। 18 ग्राम क्या है? 1 मोल। 18 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। CO2 का बात करो, मेरे को बताओ, हमने कैलकुलेट किया ना, मॉलिक्यूलर मास कितना था? 44 डाल्टन। मॉलिक्यूलर मास 44 डाल्टन, इसको ग्राम में लो। 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 1 मोल है, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू 44 ग्राम। 44 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे CO2 के? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और खुजली है आपको, और खुजली है, ठीक है। मजा नहीं आया? ब्लैंक स्क्रीन कैसा लेने का? हाँ, इधर चलो, ब्लैक स्क्रीन। चलो CH4 का बात करते हैं। CH4 मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, कितना हो गया? 16 डाल्टन।
तो 1 मोल क्या रहेगा इसका, 1 मोल रहेगा 16 ग्राम। तो 16 ग्राम में हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत वाली बात है? अच्छा एक और लेते हैं, क्या लें? HCl ले लो ना, HCl। मॉलिक्यूलर मास क्या है बताओ, मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 35.5 है, तो कितना हो गया 36.5 डाल्टन। तो 1 मोल कितना रहेगा इसका, ग्राम्स में ले लो, 36.5 ग्राम्स, ये इसका 1 मोल हो गया। सो 36.5 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल रहेगा, 36.5 ग्राम्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। नहीं समझ में आया? और क्या ले सकते हैं, चलो H2O2 में मजा नहीं आ रहा है, कुछ कुछ अलग लेते हैं। चलो C2H5OH, एथेनॉल। मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास कार्बन का 24 प्लस, कैलकुलेट ही करते हैं ना, 12 इंटू 2 प्लस 5 हाइड्रोजन है तो 5 लिख दूं, 5 इंटू 1 ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 ठीक है, तो 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया, 29 प्लस 1 30, 46 U। तो 1 मोल कितना है इसका, 46 ग्राम्स। एंड 46 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल्स रहेगा, 6.022 इंटू 10 पावर 23। ये आपका मोल कंसेप्ट है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड। थोड़े आप मॉलिक्यूल्स लो ना, आप आयोनिक कंपाउंड भी ले सकते हो, तो आप उसमें बोल सकते हो कितने फॉर्मूला यूनिट्स हैं, ठीक है। कि मान लो आपने, चलो एक यहीं पे ले लो ना ब्लैंक स्क्रीन। आयोनिक कंपाउंड की भी अगर बात करें तो आप NaCl भी लेते हो, तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, 23 प्लस 35.5 फॉर्मूला मास, ठीक है। फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, 58.5 हो रहा है ना, 58.5 डाल्टन फॉर्मूला मास। तो इसका 1 मोल कितना हुआ, 58.5 ग्राम्स। तो 58.5 ग्राम्स में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट्स होंगे, फॉर्मूला यूनिट्स। ये जो NaCl है इसको मैं क्या बोलता हूं, फॉर्मूला यूनिट बोलूंगा, ठीक है। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स। ऐसी बात हो गई, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? बिकॉज NaCl का सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होता, 3D स्ट्रक्चर होता है, तो हम उसको एक यूनिट कंसिडर करते हैं। NaCl इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, यूनिट कंसिडर करेंगे, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। बहुत कुछ आज सीखा हमने। 1 मोल क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। एटमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास को जब आप ग्राम्स में लेते हो उसको क्या बोला जाता है, उसको मोल बोला जाता है। और उसके अंदर कितने, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 10 टू द पावर 23, उसको क्या बोलते हैं, अवोगाड्रोस कांस्टेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।